खास पोल आपको बताता है कि अभी बंगाल का मूड क्या है। जब बात होती है बंगाल की तो आज प्रधानमंत्री की रैली थी खड़गपुर में, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गरजी आज मिदनापुर से। वार और उस पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, न जाने कितने शब्दों में समा गया है इस समय बंगाल का ये पूरा चुनावी बिगुल। लेकिन अभी चलते हैं स्टूडियो और आपको बताएंगे कि आखिरकार ओपिनियन पोल सी वोटर द्वारा किए गए इस ओपिनियन पोल में क्या है इस हफ्ते के आंकड़े। धन्यवाद मनोज्ञा आपका। एक एक करके हम दर्शकों को बताते हैं। दरअसल ये जो रायशुमारी की गई है, जो सर्वे है, इसके नतीजे क्या कहते हैं, लोगों से हमने क्या क्या सवाल पूछे थे और उसके जवाब क्या हैं। चूंकि बंगाल का मूड क्या है, इसके जरिए लोग समझ पाएंगे, उन्हें यह अंदाजा होगा कि आखिर इस वक्त वहां की जनता क्या सोच रही है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट साजिश है या ड्रामा? साजिश कहने वाले 41% लोग हैं, ड्रामा कहने वाले 37% लोग हैं और कह नहीं सकते वाले 22% लोग हैं। यानी साजिश कहने वाले लोग ज्यादा हैं। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट को ज्यादातर लोग साजिश के तौर पर देख रहे हैं, हालांकि ड्रामा कहने वाले भी 37% लोग हैं। मनोज्ञा, बिल्कुल आपको बता दें 10 मार्च जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन हम नंदीग्राम में थे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीपीआईएम से मोहम्मद आसिफ और निखिल प्रसून डॉक्टर साहब हैं बीजेपी से। दोनों बताएंगे कि आखिरकार क्या लगता है आपको। लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है दीदी पर हमले की, क्या कहेंगे आप? दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल का जो जमीनी स्तर है वो घटते जा रहा है, कमते जा रहा है। तो ममता बनर्जी, चोट किसी को भी लग सकता है, लेकिन उसको राजनीतिक तौर पे व्यवहार करना, सेंटीमेंट कैश इन करना, वो यहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन पूछ लेते बीजेपी से, आपने तो कह दिया था कि चुनाव आयोग तक चले गए थे कई सवाल खड़े करके, क्या कहेंगे निखिल जी आप? जी नमस्ते। देखिए, पहले दिन से और पहले मुहूर्त से ही हमने कहा कि इनके तथ्यों का अन्वेषण होना चाहिए और घटना का पूरी तरह अनुसंधान होना चाहिए। ये साजिश है या ये एक्सीडेंट है, अकस्मात है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो उसके विरुद्ध, उसके वजह से एक कृत्रिम सिंपैथी, एक मैन्युफैक्चर्ड सिंपैथी को जनरेट करने का जो प्रयास किया गया, उसे पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरी तरह भांप लिया है। और जनता ने, जनता तो कह रही है 41% की ये साजिश है, जनता कह रही है कि हमें विश्वास है इसमें जरूर कुछ ना कुछ घोटाला है। क्या बीजेपी इसके पीछे है? दीदी ने तो कहा था। अब जिस तरह से पूरी तरह तृणमूल का भीड़ तंत्र और जो अफवाह तंत्र है इसको एक साजिश बताने में लगा हुआ है, उसकी पोल तो इलेक्शन कमीशन के जो हमारे ऑब्जर्वर्स थे उनकी निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं खोल दी है। ये तो तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित हो चुका है। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं कि ये एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट था या नहीं, आप मानते हैं इस बात को? चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया, लेकिन क्या उसके बावजूद अभी भी और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है? एक राजनीतिक दल के कर्मी होने के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जिस तरीका से इस घटना को कैश इन कर रही, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर उन्होंने 10 साल में उन्नयन का काम किया है तो उन्हें काम को लेकर के आवाम के बीच में जाना चाहिए, ना कि आवाम को बताना चाहिए कि बीजेपी ने या कोई अन्य दल ने मेरे ऊपर हमला किया। अगर ये हमला है तो इसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो क्या सीआईडी पे भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग ने जो कहा है उस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग ने तो कहा है कि ये घटना है, इस पे कोई भी साजिश नहीं है, तो इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी गुलस्ता बहुत सालों से पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति में है। इस तरीका का राजनीति का लेवल को कमा करके आवाम को वर्गलाने का काम बंद करना पड़ेगा। क्या आवाम को वर्गला रही है ममता बनर्जी या फिर आप समझा रहे हैं? आप कह रहे हैं सोशल मीडिया, टीएमसी कहती है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया तंत्र तो बीजेपी के पास है, फेक न्यूज सबसे ज्यादा आप फैलाते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स ने इस घटना की को जो साजिश बताया जा रहा था उसे ही फेक न्यूज साबित कर दिया। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जब फेक न्यूज फैला सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को जब बरगला सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन जिस नैरेटिव को बदलने का यह कुप्रयास था, उसमें तृणमूल कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह असफल रहा है, यह प्रमाणित हो चुका है। चलते हैं स्टूडियो अखिलेश आनंद के पास और जानते हैं कि अगला ओपिनियन पोल क्या कहता है। बिल्कुल मनोज्ञा, दर्शकों को हम बताते हैं कि कुछ और भी सवालात हैं जिनके साथ हम जनता के बीच पहुंचे थे। तब जब हमने ये रायशुमारी की, उसके नतीजे आपके सामने हैं। व्हील चेयर पर प्रचार से ममता को फायदा या नुकसान?
42% लोग कह रहे हैं कि फायदा, जबकि नुकसान कहने वाले 31% लोग हैं। कोई असर नहीं, यह कहना 16% लोगों का और कह नहीं सकते वाले 11% के आसपास लोग हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है लोगों की जिन्हें लगता है कि इससे ममता बनर्जी को फायदा हो सकता है। व्हील चेयर पर प्रचार से ममता को फायदा या नुकसान? 42% लोग मनोज्ञा ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को फायदा हो सकता है। और ममता बनर्जी भी जब हाजरा पहुंची थी तो इस बात का जिक्र कर रही थी कि 1990 में जब उन पर हमला हुआ था तो 91 में चुनाव जीत गई थी। बिल्कुल, दीदी को इस बार भी भरोसा है। दीदी के हर बार हर रैली में ये कहा जा रहा है भांगा पाए खेला हबे। इसका मतलब है टूटे पैर के साथ ही खेल हो जाएगा। पूछ लेते हैं बीजेपी से, खेला हबे विकास हबे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े अच्छे ढंग से चीज़ों को आर्टिकुलेट किया अपनी सभा में, जब उन्होंने ये कहा कि जो तृणमूल का जो फुल फॉर्म है द ट्रांसफर माई कमीशन। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, तृणमूल कहती है खेला होवे, हम कहते हैं विकास होवे। तृणमूल कहती है खेला होवे, हम कहेंगे शिक्षा होगे। हम कहते हैं अस्पताल होवे, हम कहते हैं चास होवे, हम कहेंगे इंडस्ट्री होवे। तो खेला होवे को का जो एक इंटिमिडेटिंग टोन था, जो एक आतंकित करने के लिए, जो ग्राम में जो लोग हैं, जो शहरों में जो लोग हैं, सभ्य लोग हैं, वो बंगाली जनमानस को के अंदर भय भरने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन ये प्रयोग, ये आरोप तो बीजेपी ने और टीएमसी ने सीपीआईएम के लगाए हैं कि हमेशा 2011 के पहले की सीपीआईएम डरा के रखती है, इसकी वजह से 34 वर्षों का किला धराशायी हो गया। क्या व्हील चेयर पे इस बार खेला हबे? 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत, जिसने परिवर्तन का नारा दे करके आवाम का दिल जीतने का काम किया था, गुज़श्ता 10 सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 250 वामपंथियों का खून करने का काम ममता बनर्जी की हुकूमत ने किया। 11 फरवरी को हम वामपंथियों ने नबन्नो जाने का बुलावा दिया था, रोजगार के नाम पे, तालीम के नाम पे, कर्मस्थान के नाम पे। उस रैली में हमारे साथी कॉमरेड मईदुल इस्लाम का खून कर दिया गया। और हम बोल देना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के अंदर जो 80,000 बूथ है, उस हर बूथ में मईदुल इस्लाम खून का बदला आवाम ममता बनर्जी की हुकूमत को खत्म करके देगी और संयुक्त मोर्चा की हुकूमत की लोग कह रहे हैं कि व्हील चेयर का असर पड़ेगा। जब वो देख रहे हैं दीदी व्हील चेयर पर हैं तो उससे उन्हें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल की आवाम ममता बनर्जी के इस छल में फिर से आएगी। आवाम देख रही है, आवाम संयुक्त मोर्चा की जो डिमांड्स है, 5 लाख खाली पद पे नौकरी, प्रत्येक बच्चर एसएससी टेट का एग्जाम, साथ ही साथ कैंपस के अंदर जिस तरीका से ममता बनर्जी की हुकूमत ने तोला कट मनी दुर्नीति किया है, उस दुर्नीति मुक्त होने के लिए आने वाले 2 तारीख को पश्चिम बंगाल के अंदर जो ऐतिहासिक इलेक्शन हो रहा है उसमें बदलाव होगा। और बदलाव तो होगा, लेकिन क्या इसमें बदला भी होगा? आप ही के नेता कहते रहते हैं बदला होगा, बदलाव होगा। क्या उस समय कोई राजनीति में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है? देखिए, ये जो चुनाव है एक असामान्य चुनाव है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में अगर चुनावों का विश्लेषण किया जाए तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव का जो पर्व है वो लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने का एक महापर्व है। क्योंकि लोकतंत्र समाप्त हो गया। जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद जनता ने प्रत्युत्तर दिया लोकसभा चुनाव में, और अब जाकर के जनता जो है उन्होंने उनको हाफ किया, अब साफ करने की तैयारी कर रही है। पहली बात तो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना। बीजेपी सत्ता में नहीं है इसलिए ये विचित्र चुनाव है, अद्भुत चुनाव है और ये सारे शब्द आ जाते हैं। आप सत्ता में रहे तो ठीक है। नहीं, हम सत्ता में, आपके सामने प्रमाण है कि 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और 70%, 33 से करीब 40% जो पंचायत के जो उम्मीदवार थे उनको अपना पर्चा नहीं भरने दिया गया। और जिस तरह से गांव-गांव में, पाड़ा-पाड़ा में लोगों को मार करके बूथों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। एक कृत्रिम तरह का एक जनादेश। केंद्र सरकार आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, ले लीजिए एक्शन, तब क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, केंद्र सरकार चुनाव के समय में तो सारा उत्तर, चुनाव के समय तो अभी 1 महीना है ना सर, उसके पहले क्या कर रहे थे 2 साल? 6 साल से तो आपकी सरकार है केंद्र में, 10 साल से यहाँ पर ममता बनर्जी है। फिर हम पर ये इल्जामात आयद होंगी कि हम राज्य के कानून व्यवस्था, राज्य का मामला है, हम उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन इसकी सारी जिम्मेवारी लेना पड़ेगी तृणमूल कांग्रेस को और उनके। आप तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का मामला भी तृणमूल कांग्रेस के हाथ में फेंक देते हैं, ये कहकर कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जिम्मेदारी टीएमसी की है। जवाब पे उस पर दिया है दीदी। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो बीएसएफ है या एसएसबी है, वो बिना जो लोकल पुलिस है उसके कॉल्यूजन के इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
तो जो लोकल पुलिस है उनका सहयोग नहीं करती है, अभी तक नहीं करती आई है। चलते हैं अखिलेश आनंद के पास, दिखाएंगे आपको दूसरा ओपिनियन पोल क्या कहता है बंगाल के लिए। बिल्कुल मनोज्ञा, आगे बढ़ते हैं इस ओपिनियन पोल में और दर्शकों को हम बताते हैं कुछ और भी सवालात जिनके जवाब हमें जनता ने दिए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग, ऐसा कहने वाले लोग 34% हैं। राज्य सरकार, ऐसा 35% लोग मानते हैं और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 31% लोग हैं। लेकिन एक जो बड़ा चंक है, एक बड़ी संख्या लोगों की 35% लोग वो राज्य सरकार को इस सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। मनोज्ञा, स्टैंड बाय। बड़ा ही करीबी आंकड़ा है, 34% और 35%। हमारे साथ जुड़ गई है सोफिया खान जो तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता है। क्या कहेंगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी या फिर सुरक्षा की एक बड़ी चूक? देखिए, ये जिम्मेदारी तो हम सब की थी। चूक तो राज्य सरकार से हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार जो है आज जिस तरह के मैनिफेस्टो, जिस तरह के बंगाल में जो वोटिंग होने से पहले जो भी चीज़ें चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है, दुखद घटना है। लेकिन अगर हम ओपिनियन पोल पर जाएं तो ये शायद ओपिनियन पोल वहीं किया जा रहा है, कुछ इलाकाओं में किया जा रहा है जिससे पता चल रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल में उतर के देखें तो सारे लोग जो है आज ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। ये तो जनता बताएगी, लेकिन जब आप ये कह रही हैं कि यार ये सुरक्षा में चूक है, आपने खुद कहा सरकार की ओर से है, तो फिर बार बार ये क्यों कह रहे थे कि चुनाव आयोग की गलती है और हमला हो गया है, जब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कोई हमला हुआ ही नहीं है? देखिए, मेरा ये सवाल है जनता से कि ये बताइए कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ट्रांसफर होता है, ये इलेक्शन जब आता है उसके बाद जो भी उनका जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है किसी भी सिक्योरिटी की। तो अगर आपको पता है मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन नहीं बदलता है और ना बदली गई थी, इस बार अभी तक नहीं बदली गई है। तो मेरा सवाल यह है कि ट्रांसफर डीजी का क्यों कर दिया गया, क्यों ट्रांसफर हुआ था उस वक्त? क्या कोई क्या बंगाल का प्रशासन इतना कमजोर है कि अगर डीजी को हटा दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री पर हमला हो जाएगा एक दिन में? जी बिल्कुल, होने को तो 10 वर्षों में इतना हो गया है प्रशासन का हाल कि पुलिस का अगर एक व्यक्ति अधिकारी अगर ट्रांसफर हो जाता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये आप कह रही हैं टीएमसी प्रवक्ता होने के नाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक मैं ये मानती हूं कि यहां पर सुरक्षा की चूक तो हुई है, और उस वक्त खासकर नंदीग्राम में जब दीदी गई थी और उसी वक्त ट्रांसफर कर देना, इससे ये समझ में आता है कि कोई गहरी साजिश तो जरूर रची जा रही थी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट देखी है आपने? जी बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट देखी है। जी, उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे कुछ भी नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है। लेकिन हम आज भी, दीदी ने अगर कहा है कि उनके साथ जो है ऐसा हुआ है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है तो हुई है। टीएमसी को चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं है? देखिए, एज अ सिटीजन, एज अ इंडियन, मुझे चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं उनसे जरूर ये कहूंगी कि आप आज सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि आज हम देख सकते हैं कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ बंगाल की चुनाव नहीं है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का चीजें जो देखी जा सकती हैं कि सारे फोर्स, सारे बटालियन, सारी मीडिया, सबका, बल्कि अन्य राज्यों में भी इलेक्शन होना है। अन्य राज्यों में राजनीतिक हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं, आप बता सकती हैं गिनती? देखिए, अन्य राज्यों में आपकी मीडिया तो वहां दिखाई नहीं। आप राजनीतिक हिंसा के आंकड़े बता दीजिए, बाकी मैं बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपका फोकस बंगाल पर ज्यादा क्यों है? आज मैं तो बंगाल से 20 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मेरा बंगाल ही रहेगा फोकस। अन्य राज्यों में भी जो कुछ भी हो रहा है तो सारा फोकस मीडिया का बंगाल में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जान चुकी है कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने विकास किया है। आज ममता बनर्जी ने कन्याश्री दिया है, रूपोश्री दिया है, जॉय बांग्ला किया है। तो फिर चुनाव आयोग से क्यों डर रहे हैं और क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, डर बिल्कुल नहीं है। डर कौन रहा है? आज ममता बनर्जी का नाम जो है ना, दूसरा नाम है निडर। ममता बनर्जी 90 के दशक से जो है उन पर हमला होता आया है, तो वो कभी नहीं डरी हैं। वाम फ्रंट को, अगर 35 साल के वाम फ्रंट को उखाड़ फेंका है, तो ये 6 साल की बीजेपी जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है, चेष्टा कर रही है, तो विकास के अगर आधार पर आती तो शायद यहाँ के लोग उनको एंटरटेन करते। लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर आ रही है, इसको कभी भी यहाँ की जनता एंटरटेन नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने तो पिछली रैली में कहा था खेला होबे का विकास होबे, सुना था आपने? देखिए, प्रधानमंत्री की रैली में कितनी भीड़ थी ये आप जरा जाकर आंकड़े मुझे बता दीजिए। झाड़ग्राम में क्या हुआ था, आप जाके देख लीजिए किस तरह से लोगों ने जो है पहले ही अपने ओपिनियन पोल दे दिए हैं कि एक खाने चोलबे ना। आप जबरदस्ती अपने सारा दल बल लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये कहकर कि हम जीत हासिल करेंगे। भीड़ आ नहीं रही है, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री की रैली में, आरोप कर रही है टीएमसी।
देखिए, ये लोकतंत्र, जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का महापर्व है और इस महापर्व में आहुति देने के लिए जो भी आए उसका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंगाल की जो जनमानस है वो हर व्यक्ति का स्वागत करती है, क्योंकि जो सनातन के जो ध्वजवाहक है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करते हुए समूचे विश्व को एक परिवार बताया था। शब्दावली में ना फंसाइए। देखिए, बीजेपी की यही खास बात है, शब्दों के इतने भारी भारी जाल बनाएंगे कि उनके आप उलझ के रह जाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री जारी है, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा कहना यही है कि जो ये घटना घटा, इसको लगभग 10 दिन से ऊपर हो गया। आने वाले 27 तारीख से पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन शुरू। एज अ पॉलिटिकल पार्टी, it's our duty to make the people aware with the demands जो हम इलेक्शन में लड़ेंगे उनके लिए। तो ये जो घटना को बंद करके विकल्प का चेहरा आवाम को दिखाना बेहद जरूरी है, इन ऑर्डर टू मेक देम अवेयर कि राजनीतिक दल। टीएमसी तो कह रही है कि ये पूरी तरह से चुनाव आयोग की गलती है, उन्होंने अधिकारियों को ट्रांसफर किया इसलिए हमला हुआ है। टीएमसी का वक्तव्य हर दिन बदलता है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो राजनीतिक अप्रोच है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। जो इनका इतिहास रहा है 1998 के बाद, कभी वो कांग्रेस के साथ, कभी वो बीजेपी के साथ, तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि उनका जो वर्जन है आए दिन बदल सकता है। जब उनका वर्जन बदलेगा तो उनके कर्मी का भी वर्जन आए दिन बदलेगा। वर्जन बदलेगा, लेकिन बीजेपी एक बात पर टिकी है, क्या ये ड्रामा है, क्या ये साजिश है, या अधिकारियों की तरफ से बड़ी चूक। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दीदी किनके साथ खड़ी थी जब हमले हो रहे थे भारत पर। तो किस तरह की शब्दावली है ये और किस आरोप की तरफ जा रहा है? देखिए, ये साजिश वाजिश तो नहीं है, उसका तो भंडाफोड़ हो गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक तरह से नैरेटिव को, जो वार्ता को चेंज करने का एक कुत्सित प्रयास था। लोगों के सामने विकास के नाम पर दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, अब जो है इधर उधर घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपके पास जब कोई आपका रिपोर्ट कार्ड फेल हो चुका है। दूसरी बात, ये लोग सबूत गैंग के लोग हैं। ममता बनर्जी और सारी गवर्नमेंट ने पहले जो हमारे जो पुलवामा के प्रत्युत्तर में जो हमारा एयर अटैक्स हुआ था, उसका सबूत सबसे पहले इन लोगों ने था। तो आज हमारे भारतीय सेना के जो जवान है उनकी वीरता पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा हो गया। देखिए, प्रश्न चिन्ह राजनीतिक दल लगातार लगाते हैं, लेकिन अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पूछेंगे क्या कह रही है टीएमसी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में आज प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने थे। एक तरफ जहां खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली कर ममता सरकार को पूरी तरीके से फेल बताया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर से मोदी के आरोपों का जवाब दिया है। तो पहले देखिए दोनों की टक्कर, फिर बंगाल के मूड की बात करेंगे। वसूली गिरोहों, सिंडिकेट के कारण अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए। यहां सिर्फ एक ही उद्योग चलने दिया गया है। कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। कौन सा उद्योग? कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। सुवर्ण रेखा नदी पर और कसवती नदी में अवैध खनन के तार कहां से जुड़े हैं, ये यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे बोले बंगाल में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ? लड्डू हुआ। और आपका सरकार में क्या है? নোটবন্দি है। নোটবন্দি করেছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করুন, রেল কর্মচারীরা আজকে দুঃখে আছে, কি যে ভাবে কে জানে। এরা বেশি দিন থাকলে আবুল তাবুল যা বকছে, আর পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায়। বেশি দিন থাকলে এরা দেশটাকেও বিক্রি করে দেবে। तो नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का वार पलटवार आपने देखा। इसी पर आगे चर्चा करेंगी मनोज्ञा। उनके साथ पश्चिम बंगाल के लोग मौजूद हैं, वहां के नेता भी मौजूद हैं। मनोज्ञा, बिल्कुल अखिलेश, आपको बता दें कि बंगाल में तापमान इस तरह से बढ़ गया है कि पसीना आ रहा है, लेकिन ये पसीना नेताओं को ज्यादा आ रहा है। जिस तरह की भाषणबाजी हो रही है, एक और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, दूसरी ओर आप कहते हैं हमने ये नहीं दिया, कहीं तो ठहराव होगा। देखिए,
ठहराव की शुरुआत तो हमने कर दी है, जो कि पंचायत चुनाव में जो हमारे खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा, और मैं भी ये मानता हूं कि और बंगाल की जनता भी ये जानती है कि क्या नहीं हुआ। अम्फन में चावल चोरी हो गया, अब देखिए कोयला घोटाला सामने आया है, जो पशु तस्करी का जो एक माया जाल है वो तो चल ही रहा है। कट मनी और भ्रष्टाचार से जो है सो यहाँ का समाज खोखला हो चुका है। 40 से 50 हजार इंडस्ट्रीज यहाँ पर बंद हो चुके हैं। यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार लोग, आपको ये पता है कि बीजेपी अधिक जितने भी दफ्तर हैं उनके सामने आप ही के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिख रहा है बीजेपी को? बीजेपी देखिए यहाँ जाकर के देखिए पैरा टीचर्स का क्या हाल है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको अपनी पार्टी के दफ्तरों के आगे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो दिख रहा है? देखिए पार्टी का जो एक्सपेंशन हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। कई बार उनकी शिकायतें जेन्युइन भी हुई है, तो हमारा आला कमान और हायर लीडरशिप इसको अंगीकृत कर रहा है, उस पर एक निर्णय लेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तृणमूल की भी साजिश है, ऐसे विरोध प्रदर्शनों में ऐसी बात सामने आई है। अद्भुत बात है। अब ये टीएमसी की साजिश है कि बीजेपी के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोफिया क्या कहेंगी? देखिए ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, ये तो बिल्कुल साफ है। क्योंकि इन लोगों ने जो है ममता बनर्जी रूपी जो चट्टान है उनमें से कंकड़ चुन चुन के टीएमसी वालों को जो लिया है, कुछ तो सोच कर ही लिया होगा ना। अपने पार्टी वर्कर जिन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर काम किया उनके पार्टी के लिए, इससे ये समझ में आता है कि ये लोग अपने ही पार्टी के लोगों को अगर छल सकते हैं तो आप ये सोचिए कि ये जनता को क्यों ना छलेंगे। क्योंकि आज ये जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि उनको कितना ज्यादा उनके मान सम्मान को चोट पहुंची है। और ये पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों ने उनके लिए काम किया है बंगाल में, बंगाल के न्यू माने बीजेपी के न्यू को तैयार करने के लिए अगर उन लोगों ने काम किया है, तो ये लोग अगर टीएमसी के बी टीम को अपने लेकर अगर अपना बना रहे हैं तो ये जनता को छलने वाली बात हो गई। अच्छा, हिंदी में मुहावरा है, अपने गिरेबा में झांक कर देखना। टीएमसी में जितने लोग छोड़कर गए हैं वो यही आरोप आप पर लगा कर गए हैं, वो याद है? देखिए उनको तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। वो लोग 5 साल तक जिनका उनको जो टिकट जो उनको जो वोट जो मिला था ना, वो उनके लिए नहीं मिला था, उनको टीएमसी का छाप के ऊपर ही मिला था। लोगों ने जो है ममता दीदी का चेहरा देखकर, उनके विकास करने पर देखकर उनको वोट दिया। मालदा से मैडम मुर्मू उम्मीदवार थी, टिकट मिली थी उनको, तब भी पार्टी छोड़कर चली गई। क्या मोह भंग हो गया? देखिए बहुत, ये तो कह सकते हैं, हो सकता है उनको किसी तरह का सीबीआई का डर दिखाया हो या किसी तरह का डर दिखाया हो, पैसों से खरीदा गया हो, बहुत सारी चीजें जो है। अच्छा, चले गए तो उनको खरीद लिया, डरा दिया। कोई अपने मन से नहीं जाता है टीएमसी छोड़कर। देखिए कुछ लोग जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हाँ अगर मास में कई लोग अचानक से इलेक्शन से पहले जा रहे हैं, अगर उन लोगों को पार्टी अच्छा नहीं लगता तो वो 2 साल पहले छोड़ सकते थे, 3 साल पहले छोड़ सकते थे, अचानक से क्यों जा रहे हैं? तो बीजेपी खाली एक बड़ी चट्टान से कंकड़ पत्थर बटोर रही है और सोच रही है हम एक नया पहाड़ खड़ा कर देंगे। देखिए मैं ये मानता हूं कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें बहुत ऐसे तत्व हैं जिनकी मांग स्वाभाविक है, ग्रजेस भी स्वाभाविक हैं। हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है इस पर पूरी तत्परता से विचार कर रहा है, पूरे सेंसिटिविटी, लेकिन यह अनुशासनहीनता की परिधि में नहीं आएगा। वो उनके इमोशंस का आउटबर्स्ट है, उसका प्रकटीकरण है, और हम लोग उनको मना लेंगे। और जो भी प्रत्याशी होगा और इसके जीत या रिजल्ट पर इसका कोई असर नहीं होने। उम्मीदवार शिखा मित्रा को रखा गया था, उन्होंने आकर सबसे सामने कैमरा पे कह दिया कि मैं तो बीजेपी की उम्मीदवार हूं ही नहीं, मुझे किससे पूछ के टिकट दिया। इसका क्या कहेंगे? देखिए कुछ सीटों पर, जब 294 सीटों में कुछ सीटों पर 1-2 सीटों को लेकर के कंफ्यूजन होते रहता है, और इस बारे में मैं इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं, ये मैं केवल कहना चाहूँगा। प्रत्याशी छोड़कर चले जाएं, सवाल उठ जाएं, लेकिन सीपीआईएम क्या कहेगी? आप आईएसएफ के साथ हैं तो आप सेक्युलर हैं, लेकिन बाकी सारी पार्टियां अगर राम का नाम ले लें तो गलत है। दरअसल जब बात सेक्युलरिज्म की होती और हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी के साथ जो सिद्दीकुल्ला चौधरी और टोहा सिद्दीकी है, वो जो उनका राजनीति को चैंपियन करने का काम सालों से कर रहे, वो कौन थे? तो आप में और टीएमसी में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब वो तोहा सिद्दीकी के साथ जाएंगे, आप अब्बास सिद्दीकी के साथ? अब्बास सिद्दीकी ने जो दल बनाया उसका नाम इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। जितने भी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया वो सब प्रमाणित है, और उन्होंने हमारा साथ रोजगार की मांग पे, स्वास्थ्य के मांग पे, कर्म स्थान की मांग पे दिया है, और इसके वजह से ममता बनर्जी की हुकूमत डर रही है, और ये डर आने वाले टाइम में उनको और भी ज्यादा सताएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, चल रहे हैं सीधा स्टूडियो अखिलेश आनंद के पास।
चलिए सीधा स्टूडियो अखिलेश आनंद के पास। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से यह खबर है, ऐसी खबर जो कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला सकती है। वहां के गृह मंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले हैं एक पुलिस अधिकारी, एक आईपीएस। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को यह चिट्ठी लिखी गई है, यानी उद्धव ठाकरे को। देशमुख ने मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, क्या कुछ है इस चिट्ठी में, जरा पहले यह बताएं आप विस्तार से। अखिलेश, ये महाराष्ट्र की राजनीति में और पूरे पुलिस महकमे में भूचाल ला देने वाली चिट्ठी है और ये चिट्ठी किसी और ने नहीं लिखी है, बल्कि इस वक्त जो महाराष्ट्र के डीजी पद पर है और कुछ दिनों पहले तक मुंबई पुलिस आयुक्त थे परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में पूरी कहानी लिखी और ये गवर्नर को पत्र लिखा है और बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें बहुत बड़े आरोप लगाए हैं गृह मंत्री के ऊपर। साफ आरोप लगाया है कि गृह मंत्री की ओर से दबाव था कि उन्हें 100 करोड़ रुपए प्रति महीने चाहिए। 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था सचिन वजे को, मुंबई पुलिस को, और इस टारगेट को हासिल करना था और सचिन वजे इस काम में लिप्त थे। यहाँ तक कि उन्होंने खुलासा किया है कि मुंबई के बार, पब, रेस्टोरेंट से भी वसूली करके, जो डांस बार है वहां से वसूली करके भी 40 करोड़ तक का लक्ष्य तो हासिल किया जा सकता था। जो सचिन वजे ने बताया कि 40 करोड़ तक तो महीने का हम दे सकते हैं, 100 करोड़ के लिए थोड़ा कठिन होगा। ऐसे पर दावा है परमवीर सिंह की ओर से कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इसके लिए कोई और तरीका इजाद करो और 100 करोड़ रुपए प्रति महीने उन्हें चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप परमवीर सिंह, जो कि आईपीएस अधिकारी, जिन्हें 3 दिन पहले ही मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाया गया और अब वो डीजी पद पर है, उन्होंने पूरे वाकया लिखी हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि किस तरह से सचिन वजे खुद गए थे, मैं गया था, मेरे सामने और मेरे ऑर्डरली के सामने ये पूरी बात हुई थी और अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। तो और उन्होंने पूरे पत्र में कम से कम 10 पॉइंट लिखे हैं जिसमें अलग अलग बातें लिखी है, तारीख और समय के हिसाब से उन्होंने बातें लिखी हैं। मैं इस पर आगे भी आपसे मृत्युंजय बात करूंगा, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है जिस तरीके से ये बातें अब सामने आ रही हैं। सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रौनक कुकड़े हमारे 2 और सहयोगी। सूरज, मतलब चिट्ठी में जो बात लिखी गई है उसे सरल भाषा में अगर हम समझें तो ये आरोप लगा रहे हैं परमवीर सिंह कि गृह मंत्री अपने एक पुलिस अधिकारी से वसूली करवा रहे थे। जी बिल्कुल, ये लेटर का जो 7वां पॉइंट है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है कि वजे इनकी मीटिंग होम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेसिडेंट है ज्ञानेश्वर, वहां पर बुलाया गया था। वहां पे बुलाने के बाद उनको ये कहा गया था, जिस वक्त बुलाया गया था उस वक्त उनके पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां पर मौजूद थे और उन्हें बताया गया था कि आपको हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए यहाँ वहां से जमा करने हैं, जिसके लिए आपको पब और बार से भी पैसे जमा करने हैं। मुंबई में कुल 1750 बार, रेस्टोरेंट और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है। ऐसा बताया जाता है कि हर जगह से करीब 2 से 3 लाख रुपए कलेक्ट करने की बात की थी, जिसका पूरा सम मिलाया जाए तो 40 से 50 करोड़ होता था। इसके बाद कहा गया था कि करीब बाकी के जो पैसे बचते हैं 100 करोड़ में, उसे किसी और माध्यम का इस्तेमाल करके आपको कलेक्ट करना है। इतना ही नहीं, सोशल सर्विस ब्रांच के जो एसीपी हैं संजय पाटिल की भी मीटिंग वहीं पर हुई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एनआईए के मामले में वकील यहाँ पर आ गए हैं जिन्होंने मनसुख हिरेन के लिए शिकायत। जी जी जी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा। हेलो सर, शांति से पूछ। आज मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। हमने जो हसमुख हिरन को जो लेटर बना के दिया था कंप्लेन करने के लिए, उसके बारे में मुझसे मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पूछताछ किया, मैंने उनको बता दिया पूरा डिटेल कैसे कैसे है। तो दीदी जी क्या कुछ पूछा एनआईए ने आपसे इस पूरे मामले में? एनआईए ने मुझसे इस मामले में पूछा कि हसमुख हिरन ने जो। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, महाराष्ट्र से ऐसी खबर है जिसने तमाम सवालात खड़े कर दिए हैं वहां के पूरे सिस्टम पर। वहां के गृह मंत्री पर यह आरोप है कि एक पुलिस वाले पर वो दबाव बना रहे थे कि वो वसूली करे, वो रंगदारी वसूले, धमकी देकर पैसे वसूले, कि वो वसूली करे। 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था उसे और ये तमाम आरोप, ये इल्जामात वहां के मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। सीधे मैं आपको रौनक कुकड़े के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रौनक,
आरोप बहुत गंभीर हैं, संगीन हैं, धमाकेदार आरोप हैं। जो बातें कही गई हैं, बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि परमवीर सिंह की जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी गई है, उसमें कहीं दस्तखत शायद नहीं है उनके, परमवीर सिंह के। जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भले इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई हो, लेकिन आपको बता दें अखिलेश कि कल ही हमने खबर दी थी जिसमें कहा था कि अनिल देशमुख पर इस पूरे मामले की गाज जो है वो गिर सकती है। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कानों पर भी ये सारी चीजें जो है वो आ चुकी थी और इसीलिए अनिल देशमुख को तलब कर लिया था दिल्ली में और उनसे करीबन 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात उनके निवास स्थान पर हुई। और उसके बाद हमें ये जानकारी मिली थी सूत्रों से कि अनिल देशमुख पर इस पूरे मामले की गाज गिर सकती है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे, जो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है साफ तौर पर, मैं आपको बता दूं कि उसमें लिखा है कि एसीपी संजय पाटिल और सचिन वजे, ये दोनों को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया था और ये इस तरह का टारगेट जो है वो सेट करके दिया था। इसमें कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए महीने के मिलने चाहिए। इस तरह की गंभीर बात जो है वो इस चिट्ठी में लिखी है परमवीर सिंह ने। तो निश्चित तौर पर अगर ये चिट्ठी जो है वो सही है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला ये पूरा मामला है। और अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कानों पर यह बात थी तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख पर कार्रवाई होगी और अब ये चिट्ठी सामने आने के बाद उनको जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ 2 राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से राम कदम मेरे साथ हैं और शिवसेना से किशोर तिवारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनका भी हम रुख करेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए